बिल्कुल ऐसा नहीं था। चलो कोई बात नहीं। सो रेन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? लेट अस गो बैक नाउ टू द क्वेश्चन हाउ क्लाउड आर फॉर्म। कल हमने विंड कैसे फॉर्म होता है, विंड कैसे ब्लो करता है वो पढ़ा था ना। आज हम देखेंगे कि क्लाउड कैसे फॉर्म होते हैं। एंड ब्रिंग अस रेन, वो हमारे लिए क्या लेके आते हैं? रेन। वी कुड स्टार्ट बाय डूइंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेट सम फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेटिक चेंज। बट हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, सीधा पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्लाइमेट्स में चेंज कैसे आते हैं। What happens when the air with the very high content of water vapor goes from a region of high pressure to region of which pressure? एयर जिसके अंदर वाटर मॉइस्चर होता है, मतलब वाटर वेपर्स होता है। कैसे ये वाटर वेपर आया कहाँ से एयर में? तो आपको पता है कि काफी सारे वाटर बॉडीज जो है वो ओपन है, लाइक सी, लेक, पॉन्ड, यस और नो, ओशन, है या ना? जिसको कोई चद्दर लगाता है, पॉसिबल भी है। 75% पोर्शन में ओपन बॉडी वाटर है अर्थ के, है या ना? और लिथोस्फीयर सिर्फ कितने परसेंट में? 25% में। तो ये जो ओपन वाटर बॉडी है वो सन हीट की वजह से क्या हो गए? हीट अप हो गए पहले, तो वाटर क्या होगा? इवोपरेट, और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। अब ये वेपर कहाँ आया जाएगी? ऊपर, मतलब एयर के अंदर मिक्स होगी, यस और नो? अब इस एयर के अंदर वाटर मॉइस्चर आ गया, धीरे 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 वो वाटर मॉइस्चर बढ़ता जाएगा। समर के टाइम पे वाटर मॉइस्चर बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे, हाँ या ना? ओके, तो अब क्या हुआ, एयर जिसके पास वेरी हाई कंटेंट है वाटर वेपर का, वो ऐसे रीजन में जाएगी जहां पे हाई प्रेशर से कहा हो गया लो प्रेशर। When water bodies are heated during the day, देखो मैंने समझाया वो आया, a large amount of water evaporates and goes into the air. Some amount of the water vapor also get into the atmosphere because various biological activity, एक तो वाटर बॉडी का तो जा ही रहा है, हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से भी वाटर इवोपरेट होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दौड़ के आ रहे हैं रनिंग करके तो हमें पसीना निकलेगा, है या ना? तो वो भी एक वाटर हो गया। अगर हम उसको पोंछते नहीं है तो वो क्या होने वाला है? इवोपरेट होने वाला है। बात समझ में आया? हमने क्लोथ धुले, वॉशिंग कर लिया, उसको उसको लगा दिया, तो उसके अंदर का वाटर क्या जाने वाला है? इवोपरेट। इस तरह से भी वाटर जाने वाला है। बात समझ में आया? दिस एयर ऑल्सो गेट्स हीटेड, अब जिस एयर के अंदर ये मॉइस्चर कलेक्ट हो गया है वो एयर भी धीरे धीरे क्या होगा? हीट होगा, ड्यू टू द सनलाइट, यस और नो? एंड दिस हॉट एयर राइज अप कैरिंग द वाटर वेपर विथ इट। जब कोई चीज हॉट हो जाती है, एयर खास करके अगर हम उसको हीट अप करके हॉट बना देते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्या कम हो जाता है? अब डेंसिटी कम हो जाता है तो वो कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, आया समझ में? और वो जब ऊपर की ओर जाएगा तो अपने साथ वाटर वेपर को भी ऊपर लेके जाएगा, आया समझ में? आया ना? एज द एयर राइजेस इट एक्सपांड एंड कूल, नीचे हाई प्रेशर था, अब वो हाई प्रेशर से कहा जा रहा है लो प्रेशर, ऊपर की ओर। तो जब लो प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब उसने हमको दबा के रखा हुआ है, जैसे यू आर इन दिस क्लास अंडर द हाई प्रेशर ऑफ माइंड। बट अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कैमरा में, जब आप नीचे बैठे थे, मेरा प्रेशर नहीं था, तो आप कैसे इधर उधर रेंडम रेंडम घूम रहे थे? देखा मैंने, हो रहा था कि नहीं? इधर उधर रेंडम रेंडम घूम रहे थे। जब यहाँ पे आ गए, मैं हूं तो बैठ गए शांति से, क्यों? अंडर द हाई प्रेशर। तो अगर एयर नीचे होता है तो कैसे होता है? हाई प्रेशर। वहां से कहा जा रहा है एक्सपांड होगा, प्रेशर कम हो गया, एयर एक्सपांड होगी, फैलेगी, आया समझ में? और वो पता है, आपने चाय पिया होगा, दूध पिया होगा, दूध, गर्म दूध पिया होगा, आ गया ना? तो जब हम उसको कप में रखते हैं तो जल्दी से ठंडा नहीं होता है, आया ना? बट उसको फैला देते हैं, सॉशर में ले लेते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, यस और नो? तो ऐसा ही कुछ हॉट एयर के साथ हुआ। जब हॉट एयर नीचे से ऊपर की ओर गया वो एक्सपांड होने लगा। क्या होने लगा? एक्सपांड। एक्सपांड होते होते वो क्या हो गया? कूल हो गया। दिस कूलिंग कॉजेस वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस्ड एंड फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट, और इसलिए उसके अंदर जो वाटर वेपर थी ना वो भी गैस के फॉर्म में ही थी। बट वो वाटर वेपर जब गैस के साथ, एयर के साथ ऊपर गई, तो वो जब एयर कूल डाउन हुई ना तो वो गैस भी कूल डाउन हुआ। एयर
हॉट थी, इसलिए वो वाटर जो था लिक्विड में से किस में कन्वर्ट हो गया था, वेपर में, गैस में कन्वर्ट हो गया था, हाँ या ना। बट ऊपर जाके एयर ठंडी हो गई तो वो गैस किस में कन्वर्ट होगा, वापस लिक्विड में, तो कंडेंस हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स बनेंगे। कंडेंस होना मतलब लिक्विड, पढ़ा था ना कंडेंसेशन प्रोसेस, गैस टू लिक्विड में कन्वर्जेंस, ओके। तो कंडेंस होने लगेगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनाएगा। द कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल्स क्लाउड एक्ट एज अ न्यूक्लियस फॉर दिस ड्रॉपलेट टू फॉर्म द अराउंड। अब मानो कि कोई 10 पार्टिकल या ऐसा कुछ है, बराबर। अब ये तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनेंगे ना। घर में कोई छोटा बच्चा अकेला रहता है, किसी की भी उंगली पकड़ लेता है, ग्रैंड पा हो तो ग्रैंड पा, मम्मी हो तो मम्मी, पापा बाहर जा रहे हो तो बाहर मुझे जाना है, उंगली पकड़ लेगा, हाँ या ना। तो ये तो छोटे 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 ड्रॉपलेट्स ऐसे हवा में कैसे रहेंगे, बात समझ में आएगा। तो वहां पे 10 पार्टिकल वगैरह होता है ना, तो उसके ऊपर चले जाते हैं, उसके अराउंड कंबाइंड हो जाते हैं, आया समझ में। तो इस तरह से क्लाउड बनता है। क्या बनता है, क्लाउड। देखो पढ़ो कि द कूलिंग causes वेपर वाटर वेपर इन द एयर कंडेंस इन अ फॉर्म ऑफ टीनी ड्रॉपलेट। द कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड इफ सम पार्टिकल, जल्दी से कंडेंसेशन ऑफ वाटर होगा कब, कुछ पार्टिकल, सम पार्टिकल क्लाउड एक्ट एज अ व्हाट, न्यूक्लियस। जैसे एटम में न्यूक्लियस सेंटर में होता है, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे ए क्लाउड जो है 10 पार्टिकल है वो एज अ न्यूक्लियस एक्ट करेंगे और वाटर ड्रॉपलेट्स आगे पीछे हो जाएंगे, अराउंड अरेंज हो जाएंगे। बात क्लियर हुआ, yes or no? Normally dust and other suspended particle in the air perform these function, और इस तरह से क्लाउड बनेगा। अब क्या होगा, एक बार सरफेस पे तो चले गए, बट इस सरफेस पे सिरकते सिरकते एक दूसरे के नजदीक जाएंगे। वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे, वो एक दूसरे के अंदर मिक्स होकर बड़े ड्रॉपलेट्स बनेंगे, जो छोटे छोटे थे वो बड़े बनेंगे। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। व्हेन द ड्रॉप्स हैव ग्रोन बिग एंड हैवी, जब ड्रॉप बड़े और हैवी हो जाएंगे, दे फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। जब बड़े हो जाएंगे तो वो नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे तो क्या बनेंगे, रेन। समटाइम्स व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज लो इनफ, प्रेसिपिटेशंस में अकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो। तो देखो, पहले वो डस्ट एंड कंडेंस पार्टिकल जो एयर में थे उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो गए, वो वाटर ड्रॉपलेट एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गए, बड़ा ड्रॉपलेट बना। बड़ा ड्रॉपलेट बना यानी उसका मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो ग्रेविटी ने क्या किया, उसको खींच लिया है, तो रेन होने लगी। क्या होने लगी, रेन। बात समझ में आया। बट कभी कभी इतना टेम्परेचर कम हो तो वो आइस बन जाते। क्या बन जाता है, आइस, और फिर आइस नीचे आता है, स्नो रेन, स्नोफॉल भी बोल सकते हो। आया समझ में, बोलो कोई डाउट। तो उस वक्त प्रेसिपिटेशन होगा टू फॉर्म द स्नो, स्लिट और हेल भी बोल सकते हैं। रेनफॉल पैटर्न्स आर डिसाइडेड बाय द प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स। आप अभी देख रहे होगे, मानसून है, टीवी में न्यूज चलता होगा, यही मैप दिखा दिया जाता होगा, इंडियन मानसून डिपार्टमेंट का है, देखो मैं बताता हूँ। है ना, देखो कौन से डेट को कहाँ पे एयर विंड फ्लो जाएगा, सब है कि नहीं। ये नॉर्मल डेट्स है और एक्चुअल डेट्स है। यही दिखाते हैं ना न्यूज वाले, बोल रहे हैं आया। देखो क्लाउड फॉर्मेशंस वगैरह है ना, अभी अभी ऑलमोस्ट क्लियर है सब जगह पे, मतलब कि रेन की उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कितने टाइम का है, यहाँ पे यू कैन सी द टाइम, 3 अक्टूबर, यहाँ पे क्या लिखा होगा, सैटेलाइट कौन सा है, इनसेट 3D। हाँ बस वही है, 6:30 to 6:56, और ये 12 to 12:26 IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो अभी कुछ टाइम पहले का ही है ना।
26 को ही अपडेट हुआ था लास्ट में। तो दिस इज द सैटेलाइट इमेज। विच इमेज? बात क्लियर हुआ? और यहाँ से हमें विंड पैटर्न पता चलता है। क्या पता चलता है? विंड पैटर्न। ऐसा ऐसा क्यों है यहाँ पे? तो पता है ना आपको, हिमालय दिख रहा है अच्छे से। चलो, वो अपने 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 वापस अपने लिटरेचर पे आए, वैसा ही कुछ यहाँ पे बताने का ट्राई किया गया है। सैटेलाइट पिक्चर शोइंग द क्लाउड्स कवर द इंडिया। ये मॉनसून के टाइम में लिया होगा, तो देखो यहाँ पे साउथ में क्या है, ज्यादा क्लाउड है, दिख रहा है, मतलब उस टाइम पे बारिश होती है वहां पे। बात क्लियर हुई ना? तो आगे बढ़ते हैं फिर। एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एयर पॉल्यूशन। सो हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया। एटमोस्फियर में एयर जो है वो कैसा रिसोर्सेज है, वाटर कैसे, विंड कैसे फ्लो होता है, वाटर में से मतलब इन शॉर्ट रेन कैसे हमें मिलता है। बट इस एयर का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या क्रिएट होगा? पॉल्यूशन। सो वी कीप हियरिंग ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द न्यूज। हम पढ़ते रहते हैं पॉल्यूशन हो गया, ये सिटी पॉल्यूटेड हो गई, वो पॉल्यूटेड हो गई, पॉल्यूशन फैल रहा है, लोग ध्यान नहीं दे रहे, ऐसा सुनते रहते हैं कि नहीं न्यूज? तो ये पॉल्यूशन में एक्चुअली में एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड सल्फर के ऑक्साइड्स का ज्यादा इंक्रीज हो जाना। किसके अंदर? एनवायरमेंट के अंदर। उसको बोलते हैं पॉल्यूशन ऑफ एयर। क्या बोलते हैं? बट सर ये नाइट्रोजन और सल्फर आएंगे कहां से? तो वट एवर पेट्रोलियम वी यूज इन व्हीकल्स, याद आ रहा है, पेट्रोल डीजल यूज करते हैं कि नहीं, उसके अंदर नाइट्रोजन सल्फर भी रहता है। तो जब वो पेट्रोल डीजल कंबेस्ट होता है इंजन के अंदर और हमारी धूम 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 भागती है बाइक और गाड़ी, तो साथ में वो पीछे एग्जॉस्ट गैस भी निकलते हैं साइलेंसर में से, पता है, उसमें हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड्स। ओके, पीपल ऑफन bemoan the fact that quality of air has go down since their childhood। लोग ऐसे बात करते रहते हैं, अरे मेरा बचपन कितना मस्त था, अभी तो साला एनवायरनमेंट साला बिगड़ चुका है, सब कुछ बहुत पॉल्यूशन हो गया है, हालोल में तो बहुत शांति थी, अब तो नॉइज ही नॉइज है। ऐसे अपने ग्रैंडपा बात करते होगे, है या ना? सुना होगा ना, हमारे गांव की जिंदगी बहुत अच्छी थी, क्लीन एयर थी, अब सब पॉल्यूशन होने लगा है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? और ये बातें हैं, आप भी कुछ ऐसा बोलोगे बड़े होके कि हम जब थे तब अच्छा था, अब बहुत सब सब धुंधला धुंधला दिख रहा है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन कर देंगे हम, ना करे तो अच्छा है, कर दिया तो गए काम से। ओके, चलो। हाउ इज क्वालिटी ऑफ द एयर अफेक्टेड? हाउ डज चेंज द क्वालिटी अफेक्ट अस एंड अदर लाइफ फॉर्म? एयर की क्वालिटी चेंज कैसे होती है, और अगर एयर की क्वालिटी चेंज हो गई तो वो हमें कैसे अफेक्ट करेगी, या हमारे जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे अफेक्ट करेगी? चलो समझते हैं। फोसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, अभी याद कर रहा था पेट्रोलियम में पेट्रोल डीजल सब आ गया, कैरोसिन आ गया, गॉट इट, दैट कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। उनके अंदर पहले से कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है। तो व्हेन दिस फ्यूल्स आर बर्न, जब उसको हम बर्न करते हैं, ओके, नाइट्रोजन एंड सल्फर टू आर बर्न, वो भी जलने लगते हैं, एंड दिस प्रोड्यूस द डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, क्योंकि अलग अलग टाइप के ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, ऐसे अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, और सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, तो देखो मैं अगर केमिकल फॉर्मूला लिखूं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक ऑक्सीजन हो तो मोनोऑक्साइड, दो हो तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, पांच ऑक्साइड, ओके, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3, ये सब नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। सिंपल सा है ना, वन यानी मोनो, दो यानी डाई, एंड थ्री यानी ट्राई। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसमें डाई नाइट्रोजन दो बार है ना, डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, आया समझ में? लाइकवाइज सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऐसे आपके ऑक्साइड्स बन जाते हैं, एंड ड्यू टू विच ये जो होते हैं वो एनवायरमेंट में कलेक्ट हो जाते हैं। नॉट ओनली दिस, इनहेलेशंस ऑफ द गैसेस डेंजरस, दे आल्सो डिसॉल्व इन द एयर। सिर्फ इनहेलेशंस मतलब कि ये जो गैसेस है वो स्प्रेड होते हैं एनवायरमेंट के अंदर, तो सिर्फ एनवायरमेंट के अंदर स्प्रेड होना ही डेंजरस नहीं है। एनवायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर जाने के बाद होता क्या पता है, जब वो रेन नीचे आती है ना, रेन, तो उसके साथ वो मिक्स हो जाते हैं, और ए है सारे नॉन मेटल गैसेस, और नॉन मेटल गैसेस प्लस रेन एसिड बनता है, रेन यानी वाटर, तो नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या देता है? एसिड। क्या देता है? तो दे डिसॉल्व इन द रेन एंड राइज टू अ विच रेन? एसिड रेन। द कंबेशन, एसिड रेन बहुत तरह से डेंजरस है,
जैसे जैसे हमारे जो इमारत होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे ताजमहल था, उसके शाइनिंग कम कर दी, वो येलो कलर का हो गया है, बाकी था कितना चमक वाला व्हाइट कलर के मार्बल से, कितना अच्छा दिखता व्हाइट में, येलो कर दिया। हम अपने नहीं बोलते, अपने कार का भी जो कलर होता है धीरे 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 डल हो जाता है, जंग लगता है, बोलते हमने तो ध्यान रखा था तो जंग कैसे लगा। तो कभी कभी एसिडिक रेन हो जाती है, आया समझ में। और ऐसा इंडस्ट्रीज, ऐसे ऐसे एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, और इंडस्ट्री अगर ऐसे गैसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं एनवायरमेंट में, तो एसिड रेन होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा पानी पिएंगे तो भी बीमार पड़ेंगे। गॉट इट। जिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एसिडिक रेन मिलेगा उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ओके, तो काफी सारे नुकसान है। द combustion of fossil fuels also increase amount of suspendable particles in air। ये जो combustion of fossil fuels का करते हैं, जस्ट लाइक कोल, पेट्रोलियम तो छोड़ देते हैं, लेकिन अगर कोल का हम कंबेशन करते हैं तो सिर्फ वो गैसेस मिलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कर रहा है बेट? सिर्फ वो गैसेस मिलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, गैसेस के साथ वो डस्ट पार्टिकल भी निकलते हैं, पता है ना। स्मोक्स निकलता है, धुआं निकलता है, अपने हालोल में कंपनीज में चिमनी में से निकलता होगा, देखा होगा ना तुमने, हाँ कि ना। और उसमें वो एमजीएम के पीछे जो कंपनी है, वो तो अभी अच्छा है, कुछ साल 5-6 महीनों से शांति है, बाकी पूरे हालोल में यहाँ तक स्मेल आती है रात को। टायर की नहीं है, वो परफ्यूम की है, आपके पीछे टिकी टायर बोलते हो आप उसको, वही तो बोल रहा हूँ। तो वो रात को ही देखना, आप रात को स्प्रेड करता है, आता है कि नहीं, यहाँ तक आता है। ओके, तो दिस इज द थिंग, अगर एक कंपनीज जो है वो पार्टिकल्स, मतलब धुएं को या स्मोक को या जो पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल, उसको भी एयर में छोड़ देंगे तो भी क्या होगा, पॉल्यूशन। क्या होगा, दिस सस्पेंडेड पार्टिकल कुड बी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, सब्सटेंस कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जब हम पेट्रोलियम या कोल को बर्न करते हैं, मतलब हम हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, अब ऐसे अनबर्न पार्टिकल है वो भी एयर में आ जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑल द पॉल्यूटेंट्स कॉसेस विजिबिलिटी टू लोअर। अभी मैं क्या बोला था, बड़े हो जाएंगे हम तो धुंधला धुंधला दिखेगा, क्योंकि अगर ये सारे पार्टिकल्स हेड में रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो कैसा दिखेगा आपको, धुंधला धुंधला, विजिबिलिटी कम कम हो जाएगी। आपको पता है ना, जहाँ पे स्मोक निकलता है सामने दिखता नहीं है, हाकि ना। तो अगर ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्रिएट हो गए एयर में, तो हमें क्या दिखेगा, विजिबिलिटी कम हो जाएगा। दूसरा, एसेप्शली इन द कोल्ड वेदर, खास करके कोल्ड वेदर में, पता है आपको, कोल्ड वेदर में विंटर में मॉर्निंग में कहीं निकलते हो तो फॉग आ जा रहा है, आया है समझ में। तो खास करके वो तो चलो वाटर वेपर हो तब तक तो ठीक है, बट ऐसे पार्टिकल हो गए तो वाटर वेपर एंड पार्टिकल मिलके लंबे टाइम तक वो दिखने नहीं देंगे, विजिबिलिटी कम हो जाएगा। और इसीलिए आपको पता है दिल्ली में सबसे ज्यादा ये होता है। क्यों, दिल्ली में सबसे ज्यादा व्हीकल्स है, बड़ा पॉपुलेटेड सिटी है, सबसे ज्यादा व्हीकल, दबादब व्हीकल्स दौड़ते रहते हैं, रात के 2 बजे भी दौड़ता रहता है ना, सारी इंडिया। हाँ, ट्रैफिक ही होता है, इंस्टेंट बोलते हैं ना, सारा इंडिया सो गया होता है, बट दिल्ली और मुंबई जगते रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों का रात को शूटिंग या ये ऑफिस जॉब वगैरह काम, इंडस्ट्री, हाई पॉपुलेटेड सिटी है, तो इतना व्हीकल्स का भी यूज हो रहा है, तो उतना ही पॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो फिर उतना ही उनको सफर करना पड़ता है। सुबह सुबह में बस निकले होगे, कुछ दिखेगा नहीं आगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक साथ 5-6 गाड़ी टकरा जाएगी। आया वीडियो, व्हाट्सएप पे आया वीडियो, कभी नहीं देखा। ओके, एक ने पीछे से टकराया, आगे उसने टकराया, आगे उसने टकराया, 5-6 गाड़ी टू 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 चालू। क्यों, क्योंकि देखा ही नहीं ना किसी को, फॉग की वजह से। आया समझ में। सो विजिबिलिटी कम हो जाएगा, कोल्ड वेदर में तो और कम हो जाएगा। वाटर ऑल्सो कंडेंस आउट एयर, वाटर भी बाहर निकल जाएगा अगर ऐसा होगा तो। सो दिस इज नॉन एज स्मोक, उसको क्या बोलते हैं, स्मोक। एंड विजिबल इंडिकेशन ऑफ द एयर पॉल्यूशन, स्मोक जो है वो एक ऐसा पॉल्यूशन है जो आपको दिखाई देगा आंखों के सामने, हो स्मोक हो रहा है तो आपको दिखाई देगा आंखों के सामने कि यस पॉल्यूशन है, हो रहा है। ओके, नाउ studies have shown that regularly breathing air that contains any this substance increases incidences of allergies, cancer and heart diseases। okay, अब दूसरा, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग स्पेशली ब्रीथिंग करते हैं, हाँ या ना। तो वो क्या करते हैं ब्रीथिंग में, किसको इन करते हैं, बोला मैंने बार बार, यहाँ पे ऐसा कोई फिल्टर नहीं है जो किसको जाने दे,
आपका आपका इंटेंस सही है, ऑक्सीजन ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, बट इंटेक्ट तो किसका होता है? एयर। और एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल हो गए तो वो भी जाएंगे। इसलिए गॉड ने थोड़ा सा हेयर दिया है अंदर, और म्यूकस दिया है, लिक्विड, है ना, जिसको आप लिटा बोलते हो, वो म्यूकस। ओके, वो म्यूकस, म्यूकस होता है क्या? हाँ, तो उसका नाम म्यूकस होता है। हाँ, तो जेल ही होता है ना। अपने नोज के अंदर जो लिक्विड टाइप सब्सटेंस नहीं होता जेली, वो, और जो हेयर स्ट्रक्चर है, समझो, अगर मैं उसका रियल वर्ड जिससे आप जानते हो वो बोलूंगा तो थोड़ा वल्गर लगेगा, આપણે એને લીટા કહીએ છીએ, ओके, बट वो म्यूकस बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक। वो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है कि नहीं है? यस और नो? वो नॉर्मल बात है, कोई टेंशन नहीं है, और वो हो उतना अच्छा है। लिसन केयरफुली, मैं समझाता हूँ। एलर्जी से हो वो बात अलग है, नॉर्मल हो तो अलग ही है। होता क्या है, वो म्यूकस एंड हेयर, ये जो लिक्विड वाइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जब एयर इन करते हैं ना तो उसके साथ 10 पार्टिकल भी इन हो गए, तो वो वेट सरफेस क्रिएट करेगा। म्यूकस का काम क्या है? वेट सरफेस, ड्राई नहीं होने देगा, सरफेस को कैसा रखेगा? वेट। और वो बीच में ऐसे हेयर आ जा रहे, तो जो भी 10 पार्टिकल जाएगा ना वेट सरफेस पे चिपक जाएगा। आया समझ में? फिर वो सॉलिड बन के निकल जाता है। इनर तक चला गया है तो म्यूकस के थ्रू बाहर निकल जाता है। गॉट इट ना? अगर कहीं आप डस्ट वाले एनवायरनमेंट में जाके आओ ना तो ब्लैक कलर का निकलेगा, सिंपल सा है। क्यों? क्योंकि उसने डस्ट को अंदर जाने दिया नहीं। इतना हमें बाय फंडामेंटली बॉडी डिजाइन होके मिला है, बॉडी में इतना डिजाइन करके रखा है, बट फिर भी वो कहां तक करेगा? बार बार ऐसा आ रहा है तो सिस्टम तो खराब होगी कि नहीं? अगर मान लो कि वो अंदर चले गए, सम डेंजरस, 10 बस तो चलो क्लीन हो गया, बट कोई डेंजरस गैस अंदर चला गया तो वो कैंसर क्रिएट करेगा। अगर ज्यादा डस्ट में रहते हैं ना तो फिर आपको कोल्ड हो जाएगा, उसको बोलते हैं एलर्जी। क्या बोलते हैं? एलर्जी। आया समझ में? अभी अच्छा है हालुल में, जब तक मानसून है डस्ट नहीं आएगा। बाकी सारे रोड का डिगिंग हो गया है ना, उसके बाद आपको खुद ध्यान रखना है, कवर योर फेस। मुझे तो बहुत अच्छा एलर्जी है, मैं तो 4 दीवारों में बैठ के ही ट्रैवल करता हूँ, बट वो तो अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू? कवर योर फेस। आया समझ में? आया ना? क्योंकि आपका अपने आप का प्रिकॉशन, सेल्फ को ध्यान कौन किसको देना पड़ेगा? खुद को ना। बात क्लियर हुआ? क्योंकि डस्ट अगर जाएगा तो एलर्जी के चांसेस है, एट द लॉन्ग टर्म डिफिकल्ट हो सकता है। ओके, an increase in a content of this harmful substance in the air, that is called एयर पॉल्यूशन। ये सब इंक्रीज होना उसको हम बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एयर पॉल्यूशन। बोलो, कोई डाउट? कंफर्म? ये काम का नहीं है। ओके, तो हमने एयर रिसोर्सेज के बारे में बता लिया, बात कर ली, बात क्लियर हुआ ना? अब दूसरा एक रिसोर्सेज, दैट इज वाटर। विच वन? वाटर, अ वंडर लिक्विड, एक ऐसा लिक्विड जिसके बिना हमारा काम अधूरा है, एंड द नेम ऑफ लिक्विड इज water. Okay, so water occupies a very large area of earth's surface and also found underground. एक तो 75% एरिया में तो है ही है, और जमीन के जो 25% लिथोस्फीयर है, जमीन है, लैंड है, उसके नीचे भी है। बोलो, है ना? यस और नो? द अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन अ एटमोस्फियर। इतने से बात बनी नहीं, तो कुछ वाटर तो एटमोस्फियर में भी है एज अ वाटर वेपर, लिक्विड फॉर्म में कहा है वाटर बॉडीज में, एंड अर्थ के मतलब कि लिथोस्फियर, लैंड के नीचे, ग्राउंड वाटर के तौर पे। यस और नो? और कुछ वाटर कहा, कुछ वाटर वेपर के फॉर्म में कहा है, एटमोस्फियर में, एयर में है। आया समझ में? हाँ या ना? मोस्ट ऑफ द वाटर्स ऑन द अर्थ सरफेस इज फाउंड इन अ सीज एंड ओशन। आपको आपको तो फिर टेंशन ही नहीं है ना सर, वाटर का तो कभी टेंशन नहीं होने वाला है, वाटर अनलिमिटेड है। यस और नो? यूज करो जितना, जैसा करना है ऐसा चलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा है, वाटर है बेटा बहुत ज्यादा, बट जो यूजेबल वाटर है ना, दैट इज अंडरग्राउंड वाटर, और वो कम है। सी के वाटर में जाके बात कर सकोगे, पी सकोगे, इट इज नॉट ड्रिंकेबल।
इज इट क्लियर था? तो जो काम की चीज है, ड्रिंकेबल यूजेबल वाटर है, वो क्या है? कम है। पोर्शन उसका क्या है? कम। एंड दैट्स वाई आपको रीजनेबली यूज करना पड़ेगा। बाकी तो आपको पता है वाटर इतना भी है, इतना सारा है तो भी पैसे लगते हैं। 10 रुपए की बॉटल, 20 रुपए की बॉटल, पैसे लेते हैं कि नहीं अच्छे खासे, है ना? चलो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द वाटर फाउंड इन द सी एंड दैट इज एंड सैलाइन वाटर वी कांट यूज। ओके, हमें उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा, यूज करना है तो उसमें खर्चा लग जाएगा। दूसरा, फ्रेश वाटर इज फाउंड इन अ फ्रोजन एंड आइस कैप। फ्रेश वाटर है, लेकिन जो आइस कैप है ना, जैसे आइलैंड है, पोल्स ऑफ द अर्थ है, वहां पे वो फ्रोज हो गया है। ऑफ टू पोल्स एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स लाइक हिमालय। The underground water and water in the rivers, lakes and ponds is also fresh. However, the availability of the fresh water varies from place to। सब जगह पे सेम वाटर नहीं मिल पा, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है। कुछ ऐसे भी रीजन है इंडिया की अगर बात करें तो वहां पे वाटर अवेलेबल नहीं है। जैसे महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स है जहाँ पे इरिगेशन के लिए भी वाटर नहीं मिल पाता। डेजर्ट रीजन्स है कुछ इंडिया में, वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है। राजस्थान, यस और नो? हरियाणा। तो सब जगह पे अवेलेबिलिटी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। However, availability of the fresh water varies from place to place. Practically every summer, most of the places have a face to shortage of water. And in a rural areas where the water supply system have not been installed, people are forced to spend considerable amounts of the time in a fetching the water from far away source. लोग दूर जाते हैं, दूर से वाटर कलेक्ट करते हैं, फिल करते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। तो दिन का टाइम तो उनका उसी में चला जाता है मेजोरिटी, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है। आया समझ में? गांव में जब मैं छोटा था ना तो मुझे भी वही करना पड़ता था। गांव में 2 वाटर सोर्सेस बनाए जाते हैं, दो छेड़े पे, पंप बोलते हैं जिसको। तो जब वो वाटर सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं थी, पाइप्स वगैरह नहीं थे, तब वहां जाने का, वहां से डोल, जो भी इंटेंसाइल्स होते हैं, घर में डेगड़ा बोलते हैं जिसको, मटका बोलते हैं, वो सब वहां से लाने का और रखने का। अच्छे लोग रहते हो तो सबका नहाने का पानी, क्लोथ वॉशिंग का पानी, बर्तन मांजने का पानी लाने का और फिर रहने का। और ऊपर से डोमेस्टिक एनिमल्स, तो उनको भी पीने के लिए चाहिए ना ड्रिंकेबल वाटर, तो वो भी भर के रखने का। फिर लेटर ऑन धीरे 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 सब जगह पे वो सिस्टम्स आया, वाटर सिस्टम्स आया। आया समझ में? पाइप के थ्रू फिर घर पे आ जाता है, मोटर वगैरह फिर इन्वेंट हुआ। बट मैंने ये लाइफ देखी हुई है जब मैं 1 to 4 में पढ़ रहा था। बात क्लियर हुआ? सो दिस इज द थिंग कि अभी चलो थोड़ा एडवांसमेंट हो गया तो उतनी ज्यादा ट्रबल नहीं है, बट फिर भी आज भी कुछ ऐसे रीजन्स है जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है। But why the water is necessary? So necessary, and all the organisms require the water because all the cellular process take place in the water medium. जितनी भी cellular processes है, कौन से मीडियम में होने वाली है? वाटर मीडियम। हमारे बॉडी में 70% वाटर है। वॉट एवर यू हैव अ मास, सपोज आपका 100 किलोग्राम मास है तो 70 किलोग्राम तो वाटर की वजह से। आया समझ में? अगर आपका, मैं मानता हूँ 40 की रेंज में होगा सबका, तो अगर आपका 40 है तो 28 किलोग्राम वाटर है। कितना वाटर है? बात समझ में आया? 70%। हाउ मच परसेंट? 70। सारे किन्नू 50 है ना, तो थोड़ा ज्यादा है तेरा, 35 है वाटर बस। चल, all the reaction that take place between the body or within in cells occurs between the substance that are dissolved in the water। जितने भी रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहे हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व सब्सटेंस के बीच में हो रहा है। Hence, organisms need to maintain a level of water within their bodies in order to stay alive। इसलिए अगर मानो कि सुबह से लेके पानी नहीं पिया है, दोपहर आ गई है, तो फिर इधर उधर के हो जाओगे, यार पानी दो, यार पानी दो, सुबह का पानी नहीं पिया है। तुरंत पता चलेगा, स्ट्रेस फील्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी पिया नहीं, बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी, तो हमें पानी पीना पड़ेगा। ट्रैकिंग वेकिंग करने जाते हैं तो और ज्यादा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई। क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं तो पानी पहले लेके जाना पड़ता है, स्टंप बाद में। स्टंप की जगह पे स्टोन रख देंगे, पानी की जगह पे क्या करेंगे भाई? बात समझ में आया ना? गुड। So here organisms need to maintain the level of water within the bodies in order to stay alive. Terrestrial life forms require fresh water for this because their body cannot tolerate or get rid of high amounts of dissolved salt and saline water। जो जमीन के बाहर रहते हैं, मतलब इन शॉर्ट जमीन पे रहते हैं, सी के बाहर,
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, उनकी बॉडी में ज्यादा सॉल्ट नहीं चलेगा, इसलिए उनको कौन सा वाटर चाहिए? फ्रेश वाटर। कौन सा वाटर चाहिए? एंड द वाटर सोर्स नीडेड टू बी इजीली एक्सेसिबल फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट टू सर्वाइव ऑन। और वो जो वाटर सोर्सेस है वो इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल होने चाहिए, नहीं तो सर्वाइव कर पाएंगे नहीं, है ना। बाजू में बड़ा सा पॉन्ड है लेकिन मैं बोलूं मेरा ही है, तो बाजू वाले क्या करेंगे? बात समझ में आए? सबके लिए इजीली अवेलेबल होना चाहिए। बोलो कोई डाउट? कंफर्म? इतना पढ़ लेते हैं, वाटर पॉल्यूशन से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बराबर ना। आफ्टर कंपेलिंग द रिजल्ट्स वो छोड़ देते हैं क्योंकि एक्टिविटी नहीं करने, चलो। बट यहाँ पे समझते हैं, थिंक एनी रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट अवेलेबल इन द वाटर एंड द नंबर एंड वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन लाइव ऑन द गिवन एरिया। ओके, इसमें एक्टिविटी में ऐसा था कि आपको अलग अलग एरिया का सीट रेडी करना है, वाटर अवेलेबिलिटी को भी देखना है और नंबर ऑफ एनिमल्स वगैरह को भी देखना है। तो सिंपल सा है कि जब जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां पे नंबर ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग ज्यादा होगी। हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन आपने एसएस में पढ़ा होगा, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द बीच ऑन द रिवर्स, कोस्टल एरिया सबसे पहले, यस और नो? क्यों? और आप आज भी देखो, यस नहीं, आज भी देखो मोस्टली डेंस सिटीज जो है ना वो रिवर के नजदीक होते, साबरमती, अहमदाबाद, यस और नो? वापी, सूरत, गुजरात की बात कर रहे हैं, बराबर। फिर बड़ौदा, हाँ सब जगह पे ऐसा है। क्यों? क्योंकि वाटर सोर्स इज अ प्राइमरी सोर्स, वाटर इज अ प्राइमरी नीड। लोग ऐसा सोचेंगे ना कि वाटर मिलना चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट होगा। बोलो बड़ौदा के नजदीक विश्वामित्री है कि नहीं? ऐसे जो गंगा और यमुना जो 12 मास रन करेगी, क्योंकि वो हिमालय का वाटर उसमें जाएगा, आइस जो था वो मेल्ट होके, यस और नो? तो उसके ऊपर तो 100 से भी ज्यादा सिटी है, गंगा या यमुना, पता है ना, बड़े रिवर्स है इंडिया के। तो सोचो, तो इससे हमें ऐसा पता चलेगा कि जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां पे वेराइटी ऑफ द प्लांट्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स, पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स ज्यादा है। बात क्लियर हुआ? इफ द एरिया, इफ देर इज अ रिलेशनशिप वी कैन, ओके वो तो हो गया, सॉरी छोड़ दो। हाँ देखो, आपको ऐसा ये भी छोड़ देना है, वो एक्टिविटी के रिगार्डिंग है, पर मैं बता दे रहा हूं कि कुछ रीजन्स में रेनफॉल होता है, पता है आपको? रेनफॉल को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे कुछ रीजन्स है जो डेंसली फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर, जहां पे रेन जो है वो 200 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है पता है सेंटीमीटर में कैसे मेजर किया जाता है? एक ओपन सरफेस होता है, उसको रख दो ओपन सरफेस को, बराबर, और उसके ऊपर ड्रॉप 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 पानी गिरेगा, और वो 1 सेंटीमीटर ऊपर गया तो 1 सेंटीमीटर। इंच में भी होता है, 2 सेंटीमीटर ऊपर, 2 सेंटीमीटर तक फिलअप हो गया तो 2 सेंटीमीटर, 3 पर फिलअप हो गया तो 3, ऐसे 200 सेंटीमीटर, मतलब कितना ज्यादा हुआ, 2 मीटर तक का वो कंटेनर फिल होगा। बहुत ज्यादा बारिश होती है, ड्रॉप से फिल करना है, ऐसा नहीं कि सारे ड्रॉप कलेक्ट करके, बस ओपनली जैसे अपने आप नेचुरली कंबाइन होना चाहिए। आया समझ में? तो द थिंग इज कि जहां पे ऐसे डेंस फॉरेस्ट है वहां पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स या वैरायटी ऑफ प्लांट्स ज्यादा है। वैरायटी मतलब अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स दिखने मिलेंगे। So the availability of the water decide not only the number of individual of each species that they are able to survive in the particular area, but also decide the diversity of life there. Of course, the availability of the water is not only the factors that decide the sustainability of the life in a region. जहां पे वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा वहां पे सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ जो है वो ज्यादा होगा। सिंपल सा है, अगर आप डेजर्ट में जाते हो तो आपको ज्यादातर एक ही टाइप के प्लांट दिखने मिलेंगे, कैक्टस, यस और नो? बट जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी है वहां पे सब दिखने मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स दिखने मिलेंगे, हाँ या ना? तो डाइवर्सिटी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, है ना? अदर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ सॉइल इज ऑल्सो, बट सिर्फ वाटर अवेलेबिलिटी नथिंग मैटर्स मच, दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में लेना है। बट वाटर इज द वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज विच डिटरमाइन द लाइफ ऑन लैंड। आया समझ में? तो ये इसका इंपॉर्टेंस पढ़ा हमने, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ा वाटर का। और नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में जैसे हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा वैसे किसके बारे में पढ़ेंगे? एंड देन थर्ड रिसोर्स लैंड, बाकी है ना वो, उसको भी कंप्लीट करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सबको गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।